नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति, आखिर ये पद है क्या? क्या सिर्फ एक औपचारिक पद, या फिर इनके पास असल में कोई शक्ति होती है? चलिए, आज भारतीय संविधान की गहराइयों में उतरते हैं और राष्ट्रपति पद से जुड़े हर पहलू को एक-एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संघ का शासन होता क्या है, फिर देखेंगे कि हमारी जो संघीय कार्यपालिका है उसका ढांचा कैसा है। उसके बाद हम सीधे राष्ट्रपति के पद, उनकी शक्तियों, उनके चुनाव के अनोखे तरीके और आखिर में उनके कार्यकाल और योग्यताओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के भाग 5 से। ये भाग संघ यानी कि यूनियन से जुड़ा है और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आते हैं। असल में यही वो हिस्सा है जो हमारी केंद्र सरकार का पूरा खाका तैयार करता है कि सरकार चलेगी कैसे, उसकी ताकत क्या होगी और उसकी सीमाएं क्या होंगी। अब देखिए, किसी भी शासन के मोटे तौर पर 3 अंग होते हैं। पहला, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरा व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, और तीसरा न्यायपालिका द जुडिशरी। हमारे लोकतंत्र की पूरी मजबूती इसी बात पर टिकी है कि इन तीनों के बीच शक्ति का एक संतुलन बना रहे। इनका काम भी बहुत सीधा सा है। व्यवस्थापिका मतलब हमारी संसद, उसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है उन बने हुए कानूनों को लागू करना यानी इम्प्लीमेंट करना, और न्यायपालिका ये देखती है कि कानून सही से लागू हो रहा है या नहीं, और अगर कोई दुविधा हो तो उसकी सही व्याख्या करती है। ठीक है, तो इन तीनों में से आज हम फोकस करेंगे पहले वाले पर, यानी कार्यपालिका पर। संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 तक इसी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो सवाल ये है कि इस कार्यपालिका में होता कौन-कौन है? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है। इसमें राष्ट्रपति तो है ही, साथ में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद और भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भी आते हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह देश का शासन चलाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। हमारे यहाँ 2 तरह के प्रमुख हैं। एक है नाम मात्र प्रमुख यानी नॉमिनल हेड, जो कि राष्ट्रपति हैं, और दूसरे हैं वास्तविक प्रमुख यानी रियल हेड, जो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। मतलब देश का सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन असल ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। ये सिस्टम हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अपनाया है। तो इस बेसिक समझ के साथ अब हम सीधे आर्टिकल्स पर आते हैं। शुरू करते हैं राष्ट्रपति के पद और उनकी शक्तियों से। सबसे पहले अनुच्छेद 52 बहुत ही छोटा और सीधा सा आर्टिकल है। ये बस इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसी एक लाइन से देश के सबसे बड़े पद की नींव रखी जाती है। अब आता है अनुच्छेद 53। ये कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। वो चाहें तो इस शक्ति का इस्तेमाल सीधे कर सकते हैं या अपने अधीन अधिकारियों के जरिए, लेकिन जैसा हमने अभी समझा, असल में वो ये सब अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो ठीक है, राष्ट्रपति का पद होगा, उनके पास शक्तियां होंगी, लेकिन राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा? क्या हम और आप सीधे वोट करते हैं? नहीं, इसके लिए एक बिल्कुल अलग और खास प्रक्रिया है जिसे हम अब समझेंगे। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन वोट डालता है ये ध्यान से समझिए। इसमें होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और हाँ, 70वें संशोधन 1992 के बाद से दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी इसमें शामिल हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर इस चुनाव में वोट नहीं डालता। अब बात करते हैं चुनाव के तरीके की, जो अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ये तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, और ये पूरा चुनाव गुप्त मतदान से होता है। चलिए, अब चुनाव हो गया, तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, पद के लिए क्या क्या योग्यताएं और शर्तें हैं। ये सब हमें अनुच्छेद 56 से 62 में मिलेगा। अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। अगर वो इससे पहले पद छोड़ना चाहें तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और अगर किसी वजह से पद खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। इसके बाद है अनुच्छेद 57,
जो पुनर्निर्वाचन की बात करता है। क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल। भारत में इस पर कोई रोक नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये अमेरिका से अलग है, जहां सिर्फ 2 बार की सीमा है। अब आते हैं अनुच्छेद 58 पर, यानी पद के लिए योग्यताएं। क्या क्या चाहिए? 4 मुख्य बातें हैं। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो। तीसरी, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथी, किसी भी लाभ के पद पर न हो। इन योग्यताओं के अलावा भी कुछ शर्तें हैं। जब कोई उम्मीदवार नामांकन भरता है तो उसके नाम के लिए निर्वाचक मंडल से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और सिर्फ प्रस्तावक ही नहीं, 50 अन्य अनुमोदक भी होने चाहिए जो उस नाम का समर्थन करें। इसके अलावा उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। ये सब इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में खड़े हों। अनुच्छेद 59 में पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। उन्हें रहने के लिए उनका आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की, जिसमें शपथ का जिक्र है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो शपथ दिलाएंगे। इस शपथ में राष्ट्रपति संविधान और कानून की रक्षा करने का वचन देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, लेकिन प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। इसे कहते हैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, जो अनुच्छेद 61 में है। इसके लिए संविधान का उल्लंघन ही एकमात्र आधार है। प्रक्रिया ये है कि 14 दिन का नोटिस देना होता है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उसे वहां के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और अगर वो भी इसे विशेष बहुमत से पास कर दे, तब जाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी सख्त है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस पद का राजनीतिक दुरुपयोग न हो। और अच्छी बात यह है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो आज का आखिरी सवाल, अगर राष्ट्रपति का पद बीच में ही खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की वजह से, तो क्या होगा? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 साफ कहता है कि अगर पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लेना अनिवार्य है। ये देश के सर्वोच्च पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की एक बहुत मजबूत नींव है। ये नाम मात्र और वास्तविक शक्ति के बीच एक संतुलन बनाता है। पर सवाल ये है कि संकट के समय ये संतुलन कैसे काम करता है? राष्ट्रपति की असल शक्तियां क्या हैं? इन सब पर बात करेंगे हम इस चर्चा के अगले हिस्से में। नमस्कार। चलिए आज भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को समझते हैं, उपराष्ट्रपति। हम अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक इस पद से जुड़े हर संवैधानिक पहलू को एक-एक करके बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। देखिए, इस पूरी चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। हम एक-एक करके हर पहलू को समझेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति पद की नींव आखिर कहां और कैसे रखी गई है। भारतीय संविधान का भाग 5 जो संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है, उसी में अनुच्छेद 63 साफ साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये पद हमारे देश के पदानुक्रम में राष्ट्रपति के ठीक बाद यानी दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद रखने की जो प्रेरणा है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। ये तथ्य अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद तो है, पर उनके मुख्य काम क्या है? संविधान उन्हें एक तरह से दोहरी भूमिका देता है। चलिए उन्हें समझते हैं। उपराष्ट्रपति की भूमिका दोहरी होती है, जो उनके विधायी और कार्यकारी दोनों कामों को अलग करती है। एक तरफ अनुच्छेद 64 के अनुसार वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं,
वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 65 उन्हें राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कार्यवाहक राष्ट्रपति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देता है। अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है और कौन इस पद के लिए योग्य है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी खास है। चलिए इसके हर पहलू को आराम से विस्तार से समझते हैं। यहां राष्ट्रपति चुनाव से एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही मतदान करते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम केंद्र स्तर पर यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। चुनाव की यह पद्धति जो राष्ट्रपति चुनाव के ही समान है, ये सुनिश्चित करती है कि नतीजा प्रतिनिधि हो। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। ये टेबल सभी जरूरी योग्यताओं और नामांकन की शर्तों को एक जगह दिखाती है, जिससे इसे दोहराना बहुत आसान हो जाता है। ध्यान दें कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि वो सदस्य हों। चलिए अब इस पद की व्यवस्था को समझते हैं। मतलब कार्यकाल कितना होता है, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है और आधिकारिक वेतन कितना मिलता है। वैसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो ये पक्का करता है कि अगले उपराष्ट्रपति के आने तक पद कभी खाली ना रहे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाअभियोग से बिल्कुल अलग है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है, क्योंकि वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। यहां प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और फिर लोकसभा की सिर्फ साधारण बहुमत से सहमति चाहिए होती है। उपराष्ट्रपति को ये वेतन, जैसा हमने पहले भी बात की, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। साथ ही उन्हें दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं। आइए अब उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े बाकी बचे अनुच्छेदों को भी जल्दी से देख लेते हैं। ये अनुच्छेद पद की निरंतरता और शपथ ग्रहण से जुड़े हैं। अनुच्छेद 68 ये पक्का करता है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, और अगर पद मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है तो चुनाव जल्द से जल्द कराया जाता है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये मुख्य बिंदु खास तौर पर चुनाव से जुड़े विवाद और कई कार्यकाल तक सेवा देने वाले व्यक्तियों के बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद और उनकी शक्तियों को समझने के बाद अब हम भारत की शासन व्यवस्था के केंद्र यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगली बार हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत जैसे इतने बड़े देश को आखिर चलाता कौन है? वो कौन है जो सरकार का इंजन बनकर देश के सबसे बड़े फैसले लेता है? जानते हैं, इसका जवाब हमारे संविधान के 2 बहुत ही खास अनुच्छेदों में छिपा है, आर्टिकल 74 और 75। तो आज हम इन्हीं के जरिए समझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या शक्तियां हैं और वो कैसे काम करते हैं। देखिए, भारत के सिस्टम को समझने के लिए बस ये सोचिए कि यहाँ 2 मुखिया हैं। एक तरफ है हमारे राष्ट्रपति जो देश के संवैधानिक प्रमुख है यानी डी ज्यूरे हेड। सारे सरकारी काम, सारे फैसले उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन असल में दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री जो सरकार के वास्तविक यानी डी फैक्टो हेड हैं। इसका मतलब फैसले लेने और उन्हें लागू करवाने की असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास ही होती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के रिश्ते को देखेंगे, फिर जानेंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, इस टीम में कौन कौन होता है और प्रधानमंत्री इतने पावरफुल क्यों हैं। इसके बाद हम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को समझेंगे और आखिर में उप प्रधानमंत्री पद से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस संवैधानिक नींव से जिस पर यह पूरी की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, और इसका आधार है आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 में एक बहुत सीधी और साफ बात लिखी है। ये कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। बस यही एक लाइन भारत की पूरी संसदीय व्यवस्था की जड़ है। इसका सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम नहीं करते, वो हमेशा अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठा, क्या राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए मजबूर है? शुरू में ये बात उतनी क्लियर नहीं थी।
फिर आया 42वां संविधान संशोधन, जिसने कह दिया कि हाँ, राष्ट्रपति को सलाह माननी ही होगी, ये बाइंडिंग है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया 44वें संशोधन के साथ। इसने राष्ट्रपति को एक छोटी सी पावर दी कि वो सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। पर अगर मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दोबारा भेज दी तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो इतनी पावरफुल मंत्रिपरिषद है, ये बनती कैसे है? कौन होते हैं इसमें लोग? चलिए अब इनकी नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ से जुड़े नियमों को समझते हैं। ये सारी प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 75 में। देखिए, होता क्या है। सबसे पहले राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और बस इसके बाद सारा खेल प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाता है। वो अपनी टीम चुनते हैं और राष्ट्रपति को बताते हैं कि किसे किसे मंत्री बनाना है। मतलब कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं, ये फैसला पूरी तरह से प्रधानमंत्री का ही होता है। ये मंत्री अपने पद पर कब तक रहते हैं? संविधान की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें। लेकिन इसका असली मतलब है जब तक प्रधानमंत्री चाहें। अगर प्रधानमंत्री का भरोसा उठा तो मंत्री का पद भी गया। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी नियम है कि मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें संसद का सदस्य बनना ही होता है, चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से। अगर नहीं बन पाए तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनकी सैलरी संसद तय करती है। अब ये जो मंत्रिपरिषद है ना, ये कोई एक फ्लैट टीम नहीं है। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। इसमें मंत्रियों के अलग अलग लेवल होते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? जाहिर है प्रधानमंत्री। उनके ठीक नीचे आते हैं सबसे पावरफुल मंत्री, जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री और सबसे नीचे उप मंत्री। हालांकि ये पद अब ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है। समझने वाली बात यह है कि सरकार की असली ताकत इसी पिरामिड के ऊपरी हिस्से में है, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास। आइए इन लेवल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सरकार के सबसे जरूरी मंत्रालयों के हेड होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब। ये कैबिनेट के परमानेंट मेंबर होते हैं और हर बड़ी मीटिंग में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, जो अपना डिपार्टमेंट खुद संभालते हैं और जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मीटिंग में बुलाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, जो किसी कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए होते हैं और कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जाते। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मंत्रिपरिषद अगर एक बड़ी टीम है तो कैबिनेट उस टीम का कोर ग्रुप या उसका दिमाग है। यही वो छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली ग्रुप है जो देश की नीतियां बनाता है, बड़े बड़े फैसले लेता है और देश के हर जरूरी मुद्दे पर आखिरी निर्णय लेता है। असल में सरकार कैबिनेट ही चलाती है। और अब बात करते हैं सरकार के उस इंजन की, यानी प्रधानमंत्री की। संविधान ने उन्हें असली कार्यकारी प्रमुख का दर्जा दिया है और उनकी शक्तियां इस बात को साबित भी करती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है। वो एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाते हैं। वो सरकार के मुखिया हैं, अपनी पूरी मंत्री टीम के लीडर हैं, लोकसभा के भी नेता हैं, देश की नीतियां बनाने वाले मुख्य व्यक्ति हैं और कैबिनेट की हर मीटिंग के चेयरमैन भी वही होते हैं। यही सारी भूमिकाएं उन्हें सरकार में सबसे शक्तिशाली बनाती हैं। प्रधानमंत्री अपनी टीम के कप्तान की तरह होते हैं। वही तय करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा, यानी किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। अगर वो किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है तो उससे इस्तीफा मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे हटाने की सलाह दे सकते हैं। सरकार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। अब बात करें कानून बनाने की, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री ही सेंटर में होते हैं। संसद का सत्र कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इसकी सलाह वही राष्ट्रपति को देते हैं। सरकार कौन कौन से कानून लेकर आएगी, इसका पूरा एजेंडा प्रधानमंत्री ही सेट करते हैं। और क्योंकि लोकसभा में उनकी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, तो जाहिर है कानून बनाने की प्रक्रिया पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। देश की आर्थिक नीतियां भी प्रधानमंत्री के ही निर्देशन में बनती हैं। भले ही बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन उसे फाइनल रूप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ही देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ही भारत की विदेश नीति के मुख्य सूत्रधार होते हैं और दुनिया के मंच पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं।
और जब बात देश में इमरजेंसी लगाने जैसे बड़े फैसले की आती है तो यहाँ प्रधानमंत्री और कैबिनेट की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगा सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट लिखित में इसकी सलाह दें। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी चेक है ताकि इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल कोई अकेला व्यक्ति न कर सके। संसदीय सिस्टम में इतनी सारी शक्तियों के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसे ही हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। ये सरकार पर सबसे बड़ा संवैधानिक कंट्रोल है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो दे तो क्या होगा? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा या सिर्फ एक मंत्री को? इसका जवाब है नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह है। वो अपने हर काम के लिए एक साथ मिलकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। चलिए अब आखिर में एक ऐसे पद की बात करते हैं जो अक्सर चर्चा में तो रहता है लेकिन जिसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, और वो पद है उप प्रधानमंत्री का। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में मेंशन्ड ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक पद है जिसे राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाया जाता है। इनका मुख्य काम प्रधानमंत्री की मदद करना होता है। अब तक भारत में लगभग 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं और इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आज हमने समझा कि कैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल भारतीय लोकतंत्र का असली पावर हाउस हैं। अगले भाग में हम संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और उसके विभिन्न विशेषाधिकारों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का दिल है हमारी संसद। तो आज हम इसी संसद की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझेंगे, जानेंगे कि ये बनती कैसे है, इसके 2 सदन क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कौन से नियम इसे चलाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि संसद का गठन होता कैसे है, फिर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में क्या फर्क है इस पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि संसद का सदस्य कौन बन सकता है और सदनों को चलाते कौन हैं। फिर हम संसद के सत्रों पर नजर डालेंगे और आखिर में सांसदों को मिलने वाले खास अधिकारों यानी विशेषाधिकारों को भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। जब हम कहते हैं संसद तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वो एक शानदार इमारत है जो हम देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 ये बिल्कुल साफ बताता है कि हमारी संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और तीसरा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। याद रखिए, इन तीनों को मिलाकर ही संसद पूरी होती है। वैसे ये जो शब्द है पार्लियामेंट, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये एक फ्रांसीसी शब्द पार्लेर से आया है जिसका मतलब होता है बात करना। और संसद का काम भी तो यही है ना? ये एक ऐसी जगह है जहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि साथ बैठकर हर मुद्दे पर बात करते हैं, बहस करते हैं। तो चलिए अब संसद के इन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या-क्या फर्क है। यहाँ एक नज़र में आप दोनों सदनों के बीच का फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है लोकसभा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 सीटें हो सकती हैं और सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भंग हो सकती है। दूसरी तरफ है राज्यसभा। ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। यहाँ अधिकतम 250 सीटें हैं और मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। अब सवाल ये है कि लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी? तो देखिए, इसका सीधा सा आधार है जनसंख्या। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा, वहां से उतने ही ज्यादा सांसद। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद आते हैं, वहीं महाराष्ट्र से 48 और पश्चिम बंगाल से 42। अच्छा, तो क्या राज्यसभा में भी ऐसा ही होता है?
हाँ, यहाँ भी आधार तो जनसंख्या ही है, पर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी उत्तर प्रदेश 31 सीटों के साथ सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ और तमिलनाडु 18 सीटों के साथ। ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि केंद्र में राज्यों की आवाज भी मजबूती से सुनी जा सके। ये 2 तारीखें हमारे लोकतंत्र के इतिहास में बहुत अहमियत रखती हैं। 3 अप्रैल 1952 इस दिन राज्यसभा की पहली बैठक हुई और इसके ठीक बाद 13 मई 1952 को पहली लोकसभा बैठी। कह सकते हैं कि यहीं से आज़ाद भारत के संसदीय सफर की एक औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, तो हमने सदनों की बनावट तो समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन सदनों का सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें हैं, और जब सदन की बैठक होती है तो उसे चलाता कौन है, यानी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, संसद का सदस्य बनने के लिए संविधान में कुछ बहुत ही स्पष्ट शर्तें दी गई हैं। पहली, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी, जो न्यूनतम आयु तय की गई है उसे पूरा करता हो। तीसरी, वो सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर न हो। और सबसे अहम, उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। अब आते हैं सदनों के अध्यक्षों पर, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये उनका पदेन पद है। और हाँ, एक और जरूरी बात, जब भी कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अच्छा, एक और शब्द आपने सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? दरअसल जब भी कोई नई लोकसभा बनती है तो एक स्थायी स्पीकर चुने जाने तक काम तो चलाना होता है ना, तो उसी के लिए एक अस्थायी स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी सदन के सबसे सीनियर सदस्य को दी जाती है। इनका मुख्य काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। संसद का काम एक तय कैलेंडर के हिसाब से चलता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये काम कैसे होता है, यानी संसद के सत्र कब कब होते हैं। आमतौर पर एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला और सबसे लंबा होता है बजट सत्र, जो करीब फरवरी से मई तक चलता है। फिर आता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर के बीच। और साल के आखिर में नवंबर-दिसंबर में होता है शीतकालीन सत्र। और यहाँ संविधान का अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल 85 एक बहुत जरूरी बात कहता है। वो ये कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ये नियम इसलिए है ताकि संसद नियमित रूप से मिलती रहे और सरकार से सवाल जवाब होता रहे। पर सोचिए, क्या हर बार कानून बनाने पर दोनों सदनों में सहमति बन जाती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो जाए तब क्या होगा? इसी तरह के गतिरोध को तोड़ने के लिए हमारे संविधान में एक रास्ता है, और वो है संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठक के लिए बुला सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, सांसदों के विशेषाधिकार। ये क्या है? असल में ये कुछ खास अधिकार और एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमारे सांसदों को मिलते हैं ताकि वो बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपनी ड्यूटी ठीक से निभा पाएं। इन विशेषाधिकारों में से सबसे बड़ा है सदन के अंदर बोलने की पूरी आज़ादी। इसका मतलब ये हुआ कि संसद में किसी सांसद ने अपनी स्पीच में कुछ भी कहा हो, उस बात को लेकर उन पर किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता। इसके अलावा जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सारे अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि संसद की गरिमा बनी रहे। तो ये थी संसद की संरचना और कामकाज की एक बुनियादी समझ। दोस्तों, अगले पाठ में हम संसद के विधायी कार्यों और विधेयक प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। तो संसद सिर्फ बहस करने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो भारत के लोकतंत्र को चलाता है। आज हम यही समझेंगे कि ये इंजन आखिर काम कैसे करता है, इसकी रोज की कार्यवाही से लेकर एक विचार कैसे कानून बनता है, इस पूरी यात्रा को जानेंगे। अपनी इस पड़ताल को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे।
पहले देखेंगे कि संसद का एक सामान्य दिन कैसा होता है, फिर उन शक्तिशाली उपकरणों को समझेंगे जिनसे सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है, सांसदों को मिले विशेष अधिकारों को जानेंगे और अंत में कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संसद के दैनिक कामकाज पर ही नजर डालते हैं। आखिर एक सांसद का दिन किन गतिविधियों में बीतता है? देखिए, संसद का दिन एक तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है। दिन की शुरुआत होती है सबसे महत्वपूर्ण काम से, सरकार से सवाल पूछना। प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे सत्रों के जरिए सरकार की जवाबदेही तय की जाती है और उसके बाद ही कानून बनाने जैसे अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होती है। ये जो प्रश्नकाल है ना, ये लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। यही वो समय है जब संसद सदस्य सीधे मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सवाल करते हैं, जिससे सरकार पर सीधा संसदीय नियंत्रण स्थापित होता है। अब देखिए, सवाल भी 3 तरह से पूछे जा सकते हैं और हर तरीके का एक खास मकसद होता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर तुरंत और मौखिक रूप से देना होता है, जिससे उसी समय पूरक प्रश्न पूछकर मंत्री को घेरा जा सके। वहीं अतारांकित प्रश्नों का विस्तृत लिखित जवाब मिलता है, जो डेटा और तथ्यों पर आधारित होता है। प्रश्नकाल के अलावा भी संसद के पास कई और औपचारिक उपकरण हैं, जिन्हें प्रस्ताव कहा जाता है। ये प्रस्ताव सरकार का ध्यान खींचने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन बहस शुरू करने के लिए लाए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव आप समझिए एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। मान लीजिए देश में कोई बहुत बड़ी और तत्काल घटना हो जाती है, तो इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर उस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाती है। हालांकि इसकी गंभीरता के कारण इसे स्वीकार कराना आसान नहीं होता। आधे घंटे की चर्चा किसी पुराने सवाल के जवाब से असंतुष्ट होने पर और स्पष्टीकरण मांगने का अवसर देती है। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आता है और इस पर होने वाली बहस में सरकार की नीतियों की व्यापक समीक्षा होती है। इसका पारित होना सरकार के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यदि यह गिर जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब ये जो निंदा प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव से अलग है। ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह की किसी विशेष नीति के खिलाफ लाया जाता है। इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन ये सरकार के लिए एक बड़ी नैतिक हार और उसकी नीतियों के प्रति सदन की गहरी अस्वीकृति का संकेत होता है। और अब आते हैं संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा पर, अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव ये तय करता है कि सरकार को सदन का विश्वास हासिल है या नहीं और क्या उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार है। इसकी प्रक्रिया काफी सख्त है और परिणाम अंतिम होते हैं। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। ये उस सिद्धांत को स्थापित करता है कि सरकार तभी तक शासन कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। इस प्रस्ताव का एक लंबा इतिहास भी है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था, जो भारत चीन युद्ध के बाद के हालात पर था। ये दिखाता है कि ये उपकरण दशकों से भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अच्छा, सरकार पर इतने प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखने और बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार और छूट दी जाती है। इन्हें ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इन विशेषाधिकारों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जो हर सांसद को मिलते हैं, जैसे सदन में कुछ भी कहने की स्वतंत्रता। वहीं दूसरे हैं सामूहिक विशेषाधिकार, जो पूरे सदन को एक संस्था के रूप में मिलते हैं, जैसे अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने या सदन की अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का अधिकार। चलिए अब आते हैं संसद के सबसे बुनियादी काम पर, कानून बनाना। देखते हैं कि कैसे एक प्रस्ताव, जिसे विधेयक कहते हैं, संसद की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर पूरे देश के लिए अधिनियम यानी कानून बन जाता है। एक साधारण विधेयक की यात्रा किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू हो सकती है। इसे दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होना होता है। इसके बाद ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जो इस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं या एक बार पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकते हैं। अब बात करते हैं धन विधेयक की, जो पूरी तरह से पैसों से जुड़े मामलों जैसे टैक्स लगाना या सरकारी खर्चों से संबंधित होते हैं। चूंकि वित्तीय मामलों पर जनता द्वारा सीधे चुने गए सदन यानी लोकसभा का विशेष अधिकार होता है, इसलिए इन विधेयकों के लिए एक अलग और तेज प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया में कुछ बड़े अंतर हैं।
पहला, ये केवल लोकसभा में पेश हो सकता है और वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। दूसरा, राज्यसभा इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है, जिसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। वित्त विधेयक भी वित्तीय मामलों से संबंधित है, लेकिन इसका दायरा धन विधेयक से बड़ा होता है। इसमें धन विधेयक के प्रावधानों के अलावा सामान्य कानून के कुछ अन्य बिंदु भी शामिल हो सकते हैं। इसे आमतौर पर वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में पेश किया जाता है। यह अंतर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक की तरह वित्त विधेयक भी केवल लोकसभा में पेश होता है, लेकिन धन विधेयक के विपरीत राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार भी कर सकती है। इस मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित नहीं हैं। विभिन्न प्रकार के विधेयकों के लिए ये अलग-अलग प्रक्रियाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय मामलों में चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता मिले, लेकिन साथ ही अन्य कानूनों पर व्यापक लोकतांत्रिक बहस भी हो। ये संतुलन ही संसद के भीतर शक्ति के बंटवारे और भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। चलिए आज भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा फोकस रहेगा संसद की वित्तीय शक्तियों पर और साथ ही हम इसकी बहुत ही जरूरी समिति प्रणाली को भी देखेंगे। तो देखिए, हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सांसदों की और विपक्ष की भूमिका की। फिर देखेंगे कि भारत की संवैधानिक निधियां कौन-कौन सी हैं। इसके बाद संसद के काम और नियंत्रण के तरीकों पर नजर डालेंगे और आखिर में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संसदीय समितियों के बारे में जानेंगे, खास तौर पर स्थायी और वित्तीय समितियों की बनावट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संसद के सबसे बुनियादी किरदारों से। देखें, संसद के अंदर जो सदस्य होते हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ होता है सत्ता पक्ष, यानी वो पार्टी या गठबंधन जिसके पास बहुमत है और जो सरकार बनाती है, और दूसरी तरफ होता है विपक्ष, यानी वो पार्टियां जो सरकार का हिस्सा नहीं हैं। अच्छा, अब विपक्ष का नेता कौन होता है? इस पद के लिए एक शर्त है। किसी भी पार्टी को विपक्ष के नेता का दर्जा तभी मिलता है जब वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो, और ये जरूरी है कि उसके पास लोकसभा के कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 हिस्सा हो। सांसदों की भूमिका समझने के बाद अब उस चीज पर आते हैं जहां संसद की असली ताकत दिखती है, और वो है देश के पैसे पर उसका नियंत्रण। हमारे संविधान में 3 तरह की निधियों या कह लें कि फंड्स का जिक्र है। पहली है समेकित निधि, जिस पर संसद का पूरा कंट्रोल होता है। देश के सारे टैक्स, लोन, ब्याज इसी में आते हैं और इससे पैसा निकालने के लिए बिल पास कराना जरूरी है। दूसरी है सार्वजनिक खाता निधि। ये सरकार के नियंत्रण में होती है, संसद के नहीं। इसमें आम लोगों का पैसा होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, एनपीएस या छोटी बचतें। और तीसरी है आकस्मिकता निधि, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है ताकि किसी इमरजेंसी में तुरंत पैसा मिल सके। तो ये जो आकस्मिकता निधि है, इसका इस्तेमाल अचानक आई किसी आपदा से निपटने के लिए होता है। फिलहाल इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसे राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी का इंतजार किए तुरंत खर्च कर सकते हैं। तो पैसों पर नियंत्रण की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि इसके अलावा संसद के मुख्य काम और क्या-क्या हैं? संसद के कई जरूरी काम हैं, जैसे कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना। लेकिन एक बहुत ही अहम काम है कार्यपालिका, यानी सरकार पर नियंत्रण रखना। साथ ही वित्तीय नियंत्रण और कुछ सांस्कृतिक कार्य भी संसद के दायरे में आते हैं। अब ये नियंत्रण रखा कैसे जाता है? इसके लिए संसद के पास कई तरीके हैं, जैसे प्रश्नकाल, जिसमें सदस्य सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। फिर है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए होता है। और तो और अविश्वास प्रस्ताव जैसा शक्तिशाली टूल भी है, जिससे ये परखा जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और यहां तक कि निजी सदस्य बिल भी सरकार पर लगाम कसने का एक तरीका है। अब सोचिए, संसद के पास इतना सारा काम है, तो हर एक मामले की गहराई से जांच करना कैसे मुमकिन होता होगा? यहीं पर काम आती है संसदीय समिति प्रणाली। इन समितियों को एक तरह से मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि संसद का काम थोड़ा हल्का हो जाए और किसी भी विषय या बिल की एकदम गहराई से जांच पड़ताल हो सके। ये समितियां भी 2 तरह की होती हैं। पहली हैं स्थायी समितियां, जो परमानेंट होती हैं और हर साल या कुछ समय के अंतराल पर बनती रहती हैं। ये लगातार काम करती हैं।
दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां या एडहॉक कमिटीज, जो किसी खास काम के लिए बनती हैं और काम खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाती हैं। चलिए अब जरा स्थायी समितियों पर ध्यान देते हैं, जो असल में संसदीय काम का इंजन है। ज्यादातर स्थायी समितियों की बनावट में एक खास बात होती है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात आमतौर पर 2:1 का होता है, यानी लोकसभा से अगर 2 सदस्य होंगे तो राज्यसभा से 1। स्थायी समितियां भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि व्यवसाय सलाहकार समिति और नियम समिति, जो सदन के कामकाज को देखती हैं। याचिका समिति भी है। फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। और समाज कल्याण के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति भी है। अब हम उन 3 वित्तीय समितियों की बनावट को देखेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से। इसमें सबसे पहली है लोक लेखा समिति, जिसे शॉर्ट में PAC भी कहते हैं। ये समिति सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाली एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। अब इसकी बनावट को ध्यान से देखिए। PAC में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इन सब का कार्यकाल 1 साल का होता है और इनका मुख्य काम है सरकारी खर्चों की जांच करना। इसके बाद आती है प्राक्कलन समिति, यानी एस्टिमेट्स कमेटी। इसे सतत मितव्ययता समिति भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही सरकारी खर्चों में कैसे बचत की जा सकती है इसके सुझाव देना है। इस समिति की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से इसमें कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति भी है। और आखिर में है सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। ये समिति जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जिन्हें हम PSUs कहते हैं, उनके कामकाज पर नजर रखती है। इसकी बनावट भी बिल्कुल लोकलेखा समिति जैसी ही है। इसमें भी कुल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका कार्यकाल भी 1 साल का होता है। इनका काम सरकारी उपक्रमों की जांच करना और CAG की रिपोर्ट का विश्लेषण करना होता है। तो ये थी संसद के नियंत्रण की पूरी मशीनरी, उसके तौर तरीके। अब सब कुछ समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आज की इस जटिल दुनिया में क्या ये समितियां और ये पुराने तरीके सरकार को सही मायने में जवाबदेह बनाए रखने के लिए काफी हैं?